As I said, इसमें 37 का cube you have to calculate separately and this separately. So 37 का cube if I say is nt log 3 into log of 37. So nt log 3 times log 37 is 1.37. 37 under 0. 37 under 0 is 0.5682. 5682. So this is 640. Nt log of this. So this is 10 raised to 4. 0.70 under 4 under 6. 0.70. 0.70 under 4 under 6. 5065. 5065. So 50650. This is first part. Second part, ये अलग से कैलकुलेट करना है, तो समझो दैट इज y. तो एंटी लॉग ऑफ log 0.0831 plus log of 176 minus half log 0.0192. So anti log this one 83 under 1. 83 under 1 is 9191. 9191 plus 2.17 under 6. 2455. 2455. Half 1 bar, sorry, 2 bar point 19 under 2. 19 under 2 is 2833. Now, plus ones and minus ones. Plus में है 0.9191. This is 2.2455. This is minus of minus 2 का plus 1. 1. Total is 3%. Okay, 5, 6. 4.1646. Then negative ones. Negative ones are -1 and यहाँ पे आएगा minus this 0.1416. So 1.1416. Now subtract it from 6 minus 6 is 0. So answer would be anti-log of 0.3203. So 10 raised to 3, 0.02 under 3. 0.02 under 3, 1054. So 1.054. So that is 1054. So x is known, y is known. Now x plus y. Final calculation is z. That is root of this plus this. So कितना हो गया? 4017. This is 51,704. इसका square root. So once again, anti-log half log 51,704. So anti-log of 57,104. 4.51 under 7. 51 under 7. 7050. 7050 divided by 2. So anti-log 2.3525. 10 raised to 2.35 under 2 under 5. 2252. So 2.252. The answer. 225.2 is answer. किसी को मिला था यहाँ तक आंसर? नहीं मिला, ठीक है. डाउट है इसमें? मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके. लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे हम लोग. वेरिएशन. ट्राई दिस. ये सिंपल है, फटाफट जाएगा. हाँ हाँ सर. हाँ बोलो. मैं एक चीज पूछ रहा था कि ये जो मतलब ये सम था
मैंने कैलकुलेटर पे करके देखा तो आंसर वैसे ही सेम ही आ रहा है। तो हम लोग इसे कैलकुलेटर पे या फिर अपना मैन्युअली क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? तू करके बता दे बेटा। बेटा देख, ये एक चीज तो बता दो पहले, ये प्रैक्टिकल्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज होती हैं एंड वहां पे सम ऑफ द बोर्ड्स में, कुछ बोर्ड्स में तो उसके मार्क्स भी होते हैं किसके, लॉग कैलकुलेशन के। तो लॉग कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। मोर ओवर हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस हो जाए। लॉग देखते कैसे हैं। आप केमिस्ट्री में पीएच पढ़ा था कभी? पीएच वर्ड सुना है ना? हाँ सर। हाँ। हाँ। तो पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो वहां पे लॉग का नॉलेज तो चाहिए ही ना। और एक दो टॉपिक नहीं है, कई टॉपिक्स में लॉग का नॉलेज चाहिए। तो ये जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बोर्ड में ऐसा 5-6 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसपे आप मतलब रो दोगे, यार सर कहाँ फंस गए साइंस लेके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट लॉग जितना आप सीख सकते हो, रिटेन कर सकते हो मेमोरी, उतना डाल लो। ये सब कहीं ना कहीं छोटा छोटा क्वेश्चंस में जरूरत पड़ जाती है। और कैलकुलेटर से तो सब कुछ ही आएगा, मतलब लॉग की तो जरूरत ही नहीं है। बट कई जगह पे कंपलसरी हो जाएगा। कैलकुलेशन ही बस नहीं, कई जगह पे कंपलसरी है लॉग आपको आना चाहिए। समझा? हाँ, चलो इसको ट्राई करो। डन? सर 1.117। 1.117 इंटू 10 क्या? ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, आना चाहिए कुछ इंटू 10। मतलब दीज आर वेरी लार्ज नंबर्स ना। इसका स्क्वायर रूट मतलब 93 रेस टू 4 है, 79 रेस टू 5। नियरली दोनों सेम ही हो जाएंगे शायद से। तो 93 का स्क्वायर समझो कितना हो गया, 8.5, 8.5 और 0.4। हाँ, इंटू 10 रेस टू 3 आना चाहिए मेरे में, अगर ऐसा कुछ आंसर आता है। एनीवेज लेट्स ट्राई। So once again, there is a plus in between. Why I have written this question? I want you to be careful with this plus sign. I cannot take log directly because log a plus b में अटक जाएंगे. Log a plus b is nothing, right? We cannot simplify it further. So you need to do this first, then this, then you have to add, then take square root of it. So I'll say this is x. So x is nt log 4 log 93. So nt log 4 1.93 under 0. 93 under 0 is 9685. 9685. Multiply 2 4 3 7.848740, right? एक बार फिर चेक कर लेता हूं। 2 no into 10 raised to 7, 0.87, 0.87 under 4, 0.87 under 4, 7482. So this is 7.482. ये x हो गया। Now y is nt log 5 log 79. So nt log 5 log is 1.79 under 0. 8976. 8976. So nt log 17. एक मिनट बेटा। 9.4880। नहीं, बड़ा नंबर आ रहा है।
So this is 10 raised to 9 this time. 0.48 under 8. 3076. 3076. Now you have to add these two numbers. Add कर लो. So x plus y क्या हो गया हमारा? इनको add करना है. So 10 raised to, so 7.482 plus 307.6 into 10 raised to 9. Sorry, 10 raised to 7. So add them. इसका कुछ खास मतलब रहने गया. 5 कर दो. एक इसको राउंड ऑफ कर दो. 5 कर लो. 1 हो गया. 8 5 हो गया into 10 raised to 7. अब इसका हाफ लेना है. रेज टू हाफ. फिर से एक बार लॉग यूज करेंगे. Now you have to calculate square root of this number, right? So you have to calculate square root of this number. So nt log half log 315.1 plus half log 10 raised to 7. So this is half of 315, 31 under 5, 31 under 5 under 1, 4984. 4984. That is 1.2492. 10 raised to 7 is 7, 3.5. 29474. The final answer is nt log of 4.7492. That is 10 raised to 4 and 0.74 under 9 under 2. So 5613. 5.613. This is the answer. 5.613 into 10 raised to 4. ये आंसर आएगा. Clear है? So this was your logarithm. Now variation, direct variation and inverse variation. This you have studied in junior class in maths. फिर से एक बार हम इसको पढ़ेंगे. Direct variation and inverse variation. This is the next topic. Direct variation and inverse variation physics में इतना यूज होता है कि जिसको डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन दिखता है उसको फील होता है हाँ अच्छा ये डायरेक्ट वेरिएशन है. तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो उसको समझना बहुत आसान हो जाता है. राइट? तो लेट मी सी हु अंडरस्टैंड्स व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन. तो किसी को पता है डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? तो 2-4 स्टेटमेंट बोलो तो. कोई? When do we say that the two quantities vary directly with respect to each other? Direct variation या directly proportional क्या मतलब होता है? किसी को याद नहीं? ये तो पढ़ा है सीबीएसई में जूनियर क्लासेस में मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स है. अभिजीत नहीं यार. सिद्धेश वो सर याद नहीं यार. चलो ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सी डायरेक्ट वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का केमिस्ट्री का. मेनी पीपल थिंक कि डायरेक्ट वेरिएशन y is varying directly with x, y varies directly with x, y is directly proportional to x. कई लोग सोचते हैं इसका मतलब होता है कि y बढ़े x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा. ठीक है? ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं होता. इनफैक्ट आई कैन शो यू. अगर लिखा है ना y varies directly with x या y is directly proportional to x, तो आई कैन शो यू अ केस जहां पे x बढ़ता है और y कम होता है. तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना आप कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा. ऐसा नहीं होता. डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब बहुत सिंपल है. डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है इफ x is doubled, if x is doubled then y is doubled. ये मतलब if x is tripled, अगर इसको आपने ट्रिपल कर दिया
तो y is also tripled. ये इसका मतलब if x is halved, x को हाफ कर दिया तो y भी उसका हाफ हो जाएगा, y की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी. So this is what, yes, हाँ ऐसा कहा जा सकता है कि अगर x प्लस 3 हुआ तो y प्लस 3 भी होगा. बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट वही मैं कहने जा रहा हूं कि x जो है जितने से मल्टीप्लाई करोगे y उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होता. मेनी स्टूडेंट हैव अ कंफ्यूजन कि x को मैं जितना बढ़ाऊंगा y भी उतना ही बढ़ेगा. हाँ, एज अभी अभिजीत ने स्टेटमेंट दिया, इफ x इज इंक्रीज्ड बाय 5 then y is increased by 5. ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, राइट. डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है x is doubled तो y is doubled, x is halved तो y is halved, x is tripled तो y is tripled. ऐसा जब वेरिएशन हो दोनों क्वांटिटीज का तो आपका जो क्या होता है वेरिएशन है उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए पहले मैं एक दो एक्सप्रेशन लिख के टेबल बना के दिखाऊंगा. सपोज y is equal to -7x, y is -7x. मैं नहीं जानता वो डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं, आई डोंट नो. लेट्स राइट द टेबल ऑफ x and y. Suppose at some when x is 1, what is corresponding value of y? -7. -7. Let's double this value. x की वैल्यू डबल करते हैं, 2 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -14. -14. एक बार 2 से ट्रिपल कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -42. -42. ठीक है, अब देखते हैं एक चीज. अब ये तो मैंने इस एक्सप्रेशन से निकाली x और y की वैल्यू. मैंने तो नहीं डबल किया, मैंने तो नहीं ट्रिपल किया, मैंने तो इसमें सब्स्टिट्यूट करता गया एंड वैल्यू निकालता गया. नाउ लेट्स सी, x is doubled, yes, see y is also doubled. x is tripled, 2 का 6 कहते, देखो इधर 14 3 जा 42. ये दोनों स्टेटमेंट्स कंफर्म हो रहे हैं? yes. Let's verify this statement. Many students have a confusion कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x का बढ़ना मतलब y का बढ़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. यहाँ पे देखो x इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? यहां से यहां में x इंक्रीज हुआ है ना, 1 से 2 हो गया, x इज इंक्रीज. y क्या हुआ? y इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? Decrease. y has decreased from -7 to -14, राइट. तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये डायरेक्ट वेरिएशन है. x डबल किया, y gets doubled, x is tripled, y is tripled. ट्रस्ट मी, फिजिक्स में मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. एवरी equation, every expression uses the concept of direct and inverse variation. Almost every concept, almost, not all, but almost every concept. Maximum formulae जो derive हुए हैं वो सब ऐसे ही derive होते हैं, right? कई जगह आपने फिजिक्स में अभी भी पढ़ लिया होगा, शायद ग्रेविटेशन में पढ़ा हो, force is directly proportional to product of masses, force is inversely proportional to square of distance. ऐसे 11th और 12th में तो भर भर के फॉर्मूले आप पढ़ोगे जिसमें वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन. तो ये फॉर्मूले आपको फील करने मिलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा ये सोच के. अगर यू आर गुड इन, मतलब ये अगर आप फील कर सकते हो तो ये फॉर्मूले आपको फील होने लगेंगे. अच्छा क्या लिखा हो, ओके ऐसा लिखा हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट, कौन सा, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन, दोनों बहुत अच्छे से आना चाहिए. तो वापस आ जाता हूं मैं. सी, आई हैव रिटन इक्वेशन y is equal to -7x. मैंने एक टेबल बनाई, I have chosen a value for x, I got value of y as -7. I had doubled the value of x, I got 2. इसमें substitute करके I got -14, then I have tripled 6 -14. I want you to observe this. If x is doubled, y is doubled. X is tripled, y is tripled. इसलिए I confirm that y is directly proportional to x. Now I can show you, x बढ़ता है तो y घटता है. See, यहाँ पे x1 का 2 हो गया, y has reduced from -7 to -14. तो it does not implies कि x increases तो y increases, right? दूसरा देखो, ये वाला confusion. यहाँ पे समझ लो मैंने x को 5 से इंक्रीज किया, I have increased x by 5. 1 का क्या कर दिया, 6 कर दिया. तो क्या y भी +5 हुआ है? नहीं हुआ है.
y -42 हो गया, 6 टाइम्स हो गया. If you see it, x is increased by 5. तो क्या y भी 5 से इंक्रीज हुआ है? ऐसा नहीं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसी कोई चीज नहीं होती. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपली मीनिंग होता है x is doubled तो y is doubled, x is tripled तो y is tripled. राइट? टू योर सरप्राइज, अगर आप घर में स्प्रिंग बैलेंस भी लेके आते हो, क्या स्प्रिंग बैलेंस, एक छोटा सा स्प्रिंग बैलेंस भी देखते हो ना, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. इसमें जो एक्सटेंशन होता है ना, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड. नॉट ओनली दिस, आपके घर में थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. राइट? तो जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट देखोगे ना, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम. जितना ज्यादा वॉल्यूम एक्सटेंशन है, चेंज इन वॉल्यूम, जितना ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम है उतना ज्यादा टेम्परेचर. इस प्रिंसिपल पे आपका थर्मोमीटर काम करता है. ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे वर्क करती हैं. तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का एसेंस है, समझ लो आप. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए. राइट? तो once again, what is direct variation? When do we say that x and y are directly proportional? जब भी एक को डबल करते हैं तो दूसरा डबल हो जाता है, एक को ट्रिपल करते हैं तो दूसरा ट्रिपल हो जाता है. राइट? तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ if I claim if y varies directly with x, y varies directly with x, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? ये तो आपको वर्बली मैंने बोल दिया, एक को डबल करोगे तो दूसरा भी डबल हो जाएगा, एक ट्रिपल करोगे तो दूसरा भी ट्रिपल हो जाएगा. बट व्हाट इज मैथमेटिकल फॉर्म? तो उसका फॉर्म होता है y, ऐसे लिखते हैं हम लोग. अब ये साइन हटा सकते हो आप. जब ये साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है. तो दिस टर्म इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. wherever there is proportionality constant, ठीक, wherever there is proportionality, उसमें ये proportionality का sign है. this is sign of proportionality. so you can replace this proportionality sign to equation by multiplying a constant on one of the sides. किसी भी एक साइड आप constant multiply कर सकते हो. मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ. सपोज एक टेबल दिया हुआ है x और y वैल्यूज का. x का वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू समझो 1.5 है तो इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 9 है तो इसका वैल्यू 24. तो by seeing the table can you say whether y is proportional to x or not? डेफिनेटली प्रोपोर्शनल है. कैसे? सी 3 से 1.5 किया तो क्या हो गई वैल्यू? हाफ हो गई. यस. 8 का 4 हो गया, वो भी हाफ हो गया. 3 का ट्रिपल किया तो 9 हो गया, 8 का ट्रिपल किया तो 24 हो गया. सो इफ x is doubled, y is doubled, x is half, y is half, x is tripled, y is tripled, मतलब भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो मतलब y is proportional to x है. बट ये इक्वालिटी फॉर्म में नहीं आया. नहीं, मुझे इतना तो मालूम चल गया कि y को डबल करोगे तो x डबल होगा, x को ट्रिपल करोगे तो y ट्रिपल होगा, लेकिन x की वैल्यू 7 होगी तो y कितनी होगी वो तो मालूम नहीं चल रहा. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है. प्रोपोर्शनैलिटी जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट. ये कांस्टेंट सोचने के लिए आई नीड टू नो अ नोन वैल्यू ऑफ पेयर ऑफ x एंड y. जैसे यहाँ पे x3 है, y 8 है, तो y is 8, x is 3, तो k का वैल्यू is 8/3. ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो y is equal to 8/3x. ये रिलेशन, ये जो 8/3 है ना, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. y is 8/3x आ गया. this 8/3 is प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. अब ये y और x के बीच का कंप्लीट रिलेशन है. अभी आप मुझे x की कोई वैल्यू बोलोगे तो मैं बता दूंगा. x की वैल्यू 9 है, somebody says x is 9, find the value of y. तो मैंने y की जगह डाल दिया 8/3 times 9, तो 3, 24, 9 तो 24. So this is how we write
equation form of direct variation. So what is equation form of direct variation? Y is proportional to x, hence y is equal to kx. K here is read as proportionality constant. ठीक है, अब देखो एक और फॉर्म इसका लिख देता हूं, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया. ग्राफ, ग्राफ से आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, graph of variation of x and y, where y varies directly with x, is straight line passing through origin. So if y is directly proportional to x, proportional to x, then graph of y versus x is a straight line passing through origin. This is passing through origin. Yeah. तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है. If y is directly proportional to x, then graph of y versus x is a straight line passing through origin, right? तो ये एक पॉइंट हो गया. One last thing I'll write. Suppose, say x1 y1, x2 y2, x3 y3 and so on are pair of values of x and y, pair of values of x and y. Then x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3 is equal to s. तो ये जो पेयर ऑफ वैल्यूज है, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा. आपको लगेगा सर ये क्या इतना बार बार वही बोल रहे हैं. अंडरस्टूड तो है. जब y इज इक्वल टू kx है तो x बाय y कांस्टेंट होगा. तो अगर x1 बाय y1 निकालूं, x2 बाय y2 निकालूं, सब एक ही आना चाहिए. देख के समझ में आ जाता बच्चों को. बट स्टिल आई प्रेफर राइटिंग दिस वंस, बिकॉज आपको कई बार ऐसे लिख के यूज करना होगा तो आपके दिमाग में कभी नहीं आए अरे ये अचानक से कहां से आया. So whenever x is directly proportional to y and x1, y1, x2, y2, x3, y3 and so on are pair of values of x and y, then the ratio of x and y is x1 by y1, x2 by y2, x3 by y3. ये हमेशा कांस्टेंट आता है और यही एक्चुअली आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, राइट? चलो आई विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास में डिटेल में और एक्सप्लेन करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस करेंगे.